हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 9th एनसीईआरटी हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में अध्याय 1 को कवर किया, हमारे आसपास के पदार्थ। इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा और पदार्थ को जो बांटा गया है उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उसे हम लोगों ने कवर किया है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो इसमें हम लोग पदार्थ को जो बांटा गया है उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तत्व यौगिक मिश्रण, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। बायो के 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्लास 9th में। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका और ऊतक, ये दोनों हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, चैप्टर 2 हम लोग कवर करेंगे। तो तत्व यौगिक और मिश्रण मैंने चैप्टर को नाम दिया है, राइट, तत्व यौगिक और मिश्रण, क्योंकि हमें इस वाले चैप्टर में जो है तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में ही पढ़ना होता है। ये इसका पार्ट 1 है। तो अध्याय 2 चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी बुक में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, पदार्थ को हम लोगों ने बांटा इससे पहले वाले चैप्टर में, जिसका नाम ही था चैप्टर का नाम पदार्थ। उसमें हम लोगों ने पदार्थ को बांटा था उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, और इसे हम लोग पदार्थ की अवस्था भी कहते हैं। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में हम लोगों ने बांटा। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 में, यानी कि पदार्थ वाले चैप्टर में। वहां पर स्टार्टिंग में ही एक लाइन लिखी हुई थी ना कि इस वाले चैप्टर में हम लोग पदार्थ को जो बांटा गया उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उसके बारे में पढ़ेंगे, और अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ को जो रासायनिक गुणधर्मों के आधार बांटा गया उन सब के बारे में। तो पदार्थ को उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पहले 2 पार्ट के अंदर बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं तत्व और यौगिक, यानी शुद्ध पदार्थ को बांट दिया तत्व और यौगिक में, और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप क्या बोलेंगे, पदार्थ को उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ को बांटा गया तत्व और यौगिक में, और अशुद्ध पदार्थ जिसे मिश्रण भी कहा जाता है इसे बांटा गया समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण, या फिर बोल दो विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण है ना, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो ये वर्गीकरण किस आधार पर है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। ये वर्गीकरण किस आधार पर है, पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से साइंस बेसिक से एकदम हाई लेवल तक, तो आप हमारे ऐप पर जाकर के साइंस फाउंडेशन वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का नाम है साइंस फाउंडेशन। इसी कोर्स का नाम पहले था जनरल साइंस हिंदी। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया है एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। इससे हाई, इससे ज्यादा लेवल आपके एग्जाम में कभी भी नहीं जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं साइंस की तैयारी कुछ ऐसे कर लूं कि एक बार पढ़ लूं, दोबारा कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप हमारे इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 9, 10, 11, 12 इन सारे एनसीईआरटी को जो है कवर कराया गया है। 9, 10 पूरी एनसीईआरटी, और 11th, 12th जितनी आपको चाहिए उतनी कवर जो है इसमें कराया गया है। इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये सारे पीडीएफ जो अलग से लेने पर 160 रुपीज पे करने पड़ते हैं स्टूडेंट को, एज अ बोनस आपको ये सारे पीडीएफ इसके अंदर दिए जाते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो एनसीईआरटी से मैंने खुद से फ्रेम किए हुए हैं इन सारे पीडीएफ के अंदर। तो आप यहाँ से प्रश्नों को बना भी सकते हो यहाँ से वीडियोज देखने के बाद। तो अगर आप साइंस को एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, एकदम से बेसिक से पढ़ना चाहते हो और अच्छे लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत, और देखते हैं कि एनसीईआरटी किताब में इस चैप्टर के अंदर क्या सब बातें कही गई है। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार में खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। हम कैसे जान सकते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में बिकता है ऐसे शुद्ध नमक लिख करके,
शुद्ध घी लिख करके, शुद्ध दूध लिख करके। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों के डब्बे के ऊपर जो है लिखा होता है ये शुद्ध है, प्योर है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। शुद्ध नमक है यानी कि प्योर NaCl होना चाहिए उसमें। शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है, तो किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो। हम लोग तो यही मानकर चलते हैं ना, शुद्ध का मतलब यही होता है। शुद्ध घी है मतलब शुद्ध घी ही इसमें होनी चाहिए, किसी और पदार्थ का मिलावट जो है इसमें नहीं होनी चाहिए। शुद्ध दूध है तो शुद्ध दूध होना चाहिए, शुद्ध नमक है तो शुद्ध नमक होना चाहिए। इस प्रकार से डब्बे पर शुद्ध करके लिखा होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं कि जो भी पदार्थ है उसमें किसी भी टाइप का मिलावट ना हो, हम तो यही समझते हैं। तो आम लोगों के लिए ये पदार्थ शुद्ध हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, और मिश्रण जो है शुद्ध नहीं होता है। हम लोगों ने अभी देखा मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, तो अगर हम साइंस की दृष्टि से देखते हैं, तो मिश्रण जो भी है वो अपने आप में अशुद्ध पदार्थ है और तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो भले ही आम लोगों के लिए ये सारे शुद्ध हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो ये सारे पदार्थ क्या है, शुद्ध नहीं है। ये सारे पदार्थ अशुद्ध हैं क्योंकि इनमें अलग अलग पदार्थों की मिलावट होती है। उदाहरण के लिए दूध की बात हम करते हैं तो शुद्ध दूध लिखा हुआ है, तो आम लोगों के लिए क्या है कि भाई शुद्ध दूध है, प्योर, इसमें मिल्क होनी चाहिए, पानी वगैरह या फिर अन्य पदार्थों की मिलावट जो है इसमें अलग से नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक वैज्ञानिक इसको अशुद्ध पदार्थ कहेगा, मिश्रण कहेगा कि ये जो दूध है इसमें जल है, वसा है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें हैं, तो ये जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो ये अपने आप में क्या है कि अशुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, और ये जो कण होते हैं आपके, या तो हो सकते हैं परमाणु या हो सकते हैं अणु। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व बनता है और एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के यौगिक बनता है। तो वैज्ञानिक शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे और वो तत्व कहलाएगा। जो पदार्थ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होगा वो शुद्ध पदार्थ होगा और वो यौगिक कहलाएगा। दूध में एक ही प्रकार के कण नहीं है। दूध में देखो तो जल के भी कण हैं, जल के भी मॉलिक्यूल्स है H2O। दूध में देखो तो वसा के भी कण हैं, और दूध में देखो तो प्रोटीन के भी कण हैं। तो प्रोटीन अपने आप में अलग एक यौगिक हो जाएगा, वसा अपने आप में अलग एक यौगिक हो जाएगा, जल अपने आप में एक अलग यौगिक हो जाएगा। तो अलग अलग यौगिकों का ये मिश्रण हो गया ना, अलग अलग यौगिक यानी अलग अलग यौगिकों के कणों का ये मिश्रण हो गया। तो एक ही पदार्थ के कण इसमें नहीं हुए। तो इस हिसाब से दूध अपने आप में क्या है? एक अशुद्ध पदार्थ है। दूध अपने आप में एक अशुद्ध पदार्थ है। याद रखिएगा, शुद्ध पदार्थ यानी कि तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं या फिर एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होंगे। राइट। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। जहां मिश्रण आ जाए समझ जाना कि साइंटिफिक नजरिए से वो अपने आप में एक अशुद्ध पदार्थ है। तो हम अपने चारों ओर अगर देखते हैं तो ज्यादातर पदार्थ क्या है? मिश्रण है। समुद्र का जल अगर हम देखते हैं तो जल में क्या है? सोडियम क्लोराइड है, तो जल अपने आप में यौगिक और सोडियम क्लोराइड भी अपने आप में यौगिक। राइट। खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या है? मिश्रण है। मिट्टी में तरह तरह के पदार्थ होते हैं। अगर हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज में अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, उनका मिश्रण होता है, अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं। राइट। मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? चैप्टर 2 चल रहा है, इसका पहला टॉपिक है मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है।
ये मिश्रण की परिभाषा हो गई जिसको आप अपने दिमाग में छाप करके रखेंगे। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। जो नमक पानी का घोल आप जो बनाते हो, जल में आपने नमक को घोल दिया, तो क्या आप वापस से उस नमक को प्राप्त कर सकते हो जल से, उस घोल से? बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। जल में अगर आपने नमक घोल दिया है, सोडियम क्लोराइड घोल दिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि वाष्पीकरण करवा दो, वाष्पीकरण करवा दो या फिर आसवन करवा दो। इससे जल और नमक ये दोनों जो है अलग अलग हो जाएंगे, राइट। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि अलग करने की भौतिक विधि जो होती है वो कई प्रकार की होती है, हम लोग देखेंगे अगले वाले पार्ट में। जैसे कि वाष्पीकरण है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, चुंबकीय पृथक्करण है। तो कई सारी विधियां होती हैं, भौतिक विधियां होती हैं मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए। मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए भौतिक विधियां होती हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ये मिश्रण थोड़ी ना है। नमक पानी के घोल में नमक अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, एक यौगिक है, और यौगिक के घटकों को हम भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को अगर आपको अलग करना है तो भौतिक विधि का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यौगिक के घटकों को आप अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जल है, जल अपने आप में यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि से आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन के जरिए आप तोड़ सकते हैं। तो भौतिक विधि में केमिकल रिएक्शंस नहीं आती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं आएगी, भौतिक विधि में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, राइट। तो सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, यौगिक है भाई, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में यानी सोडियम और क्लोरीन में अलग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। चीनी यानी कि C12H22O11 चीनी बोले तो सुक्रोज, ये सुक्रोज है। आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इस चीनी को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ पाएंगे किसी भी भौतिक विधि के द्वारा, समझे आप। तो चीनी अपने आप में शुद्ध पदार्थ है क्योंकि चीनी में आपको केवल एक ही प्रकार के अणु मिलेंगे, ये अणु ही चीनी का कण कहलाएगा, केवल एक ही प्रकार के अणु मिलेंगे, वो है ये, राइट। लेकिन मिश्रण के घटकों को आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे नमक पानी का घोल अपने आप में मिश्रण है, नमक और पानी का, दो यौगिकों का मिश्रण है। आप नमक और पानी दोनों को अलग अलग बिल्कुल कर सकते हैं, वाष्पीकरण के जरिए कर सकते हैं या फिर आसवन के जरिए कर सकते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते, पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। आप जल को, जो एकदम से शुद्ध जल है, राइट, इसे आप कहीं से भी प्राप्त कर ले, इनके जो गुण होंगे वो एक समान ही होंगे, इनके गुण एक समान ही होंगे। सोडियम क्लोराइड को आप चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, इनके गुण एक समान ही होंगे। लेकिन मान लो मैंने आपसे कह दिया कि नमक पानी का घोल बनाइए, ठीक, और किसी और से भी कह दिया कि नमक पानी का घोल बनाइए, आप दोनों आएंगे नमक पानी का घोल बना करके लाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जो नमक पानी का घोल बनाया वो ज्यादा नमकीन हो और जो दूसरे ने बनाया वो कम नमकीन हो। कहलाएंगे दोनों के दोनों नमक पानी के घोल ही, दोनों के दोनों मिश्रण ही है, नमक पानी के घोल ही है, लेकिन एक ज्यादा नमकीन है दूसरा कम नमकीन है, एक ज्यादा नमकीन है दूसरा कम नमकीन है, एक में ज्यादा नमक हो सकता है दूसरे में कम हो सकता है, एक में ज्यादा पानी हो सकता है दूसरे में कम हो सकता है। तो मिश्रण के जो घटक होते हैं उनकी मात्राएं जो है अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम तत्व की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होगा। जब भी जल बनेगा तो वहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 ऑक्सीजन ले आए 1 हाइड्रोजन ले आएंगे या फिर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ले आएंगे, ऐसे जल नहीं बनेगा। हमेशा हाइड्रोजन 2 चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 1 एटम चाहिए,
तभी जाकर के जल बनेगा। लेकिन मिश्रण के केस में ऐसा नहीं है, आप घटकों की मात्रा को जो है बदल सकते हैं, राइट। कोई कम कोई ज़्यादा हो सकता है एक ही प्रकार के मिश्रण के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। और मैंने आपसे कहा जब भी शुद्ध पदार्थ कहा जाए तो आप समझेंगे तत्व और यौगिक। मिश्रण के प्रकार, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनके नेचर के अनुसार, उनके प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। इसमें मिश्रण के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उन्हें समझाया गया है, राइट। कक्षा को अ, ब, स और द समूह में बांट दे। कौन कौन सा समूह है? अ है और ब है और स है और द है। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, आगे जो है बार बार जिक्र आएगा। एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो समूह अ को दे। क्या करना है? 50 ml जल लेना है और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है और दे देना है इस अ को। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। यानी 50 ml जल इसको देना है, 50 ml जल इसको देना है, लेकिन इसको 1 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर देना है और इसको 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर देना है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दे। दोनों को अवयवों की अलग अलग मात्रा दे। स और द को क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा। इसे आप यानी कि कॉपर सल्फेट दोनों को मिलेगा पाउडर, राइट। उसके बाद क्या करो आप? पोटेशियम परमैंगनेट दे दो दोनों को, या फिर क्या करो साधारण नमक दे दो, लेकिन दोनों को अलग अलग मात्रा जो है आपको देनी है। किसी को कम किसी को ज्यादा दे दो आप, राइट। अब अलग अलग समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। ये जल और कॉपर सल्फेट का जो 1 चम्मच मिला है इससे क्या होगा कि एक मिश्रण तैयार करेगा। इसे जल मिला है और कॉपर सल्फेट के 2 चम्मच जो है इनको मिले हैं, मिश्रण तैयार करेगा। इसे मिला है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर साधारण नमक, ये मिश्रण तैयार करेगा। और इसे भी मिला है कॉपर सल्फेट और साधारण नमक, ये मिश्रण तैयार करेगा। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। देखो क्या हुआ, समूह अ और यह है समूह ब, है ना, अ और ब, इसकी बात की जा रही है। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। देखो कॉपर सल्फेट जो है नीला रंग देता है, पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग देता है, तो कॉपर सल्फेट नीला रंग देता है। 50 ml जल दोनों में लिया गया था। अ और ब दोनों को 50 ml जल दिया गया था। इसे 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था, इसे 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया गया था। दोनों में नीला रंग आया क्योंकि इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था, तो यहाँ पर नीला रंग ज्यादा है, यहाँ पर नीला रंग कम है। लेकिन दोनों के दोनों जो विलयन है कॉपर सल्फेट के ही विलयन है। भाई दोनों के दोनों जो विलयन है ये कॉपर सल्फेट के ही है ना। कॉपर सल्फेट का घोल है, कॉपर सल्फेट का क्या है कि घोल है। फर्क यह है कि इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है, इसमें 1 ही चम्मच कॉपर सल्फेट है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेकर बताया था, नमक पानी का घोल बनाकर लाना है, 2 लोगों से कह दिया, एक ने ज्यादा नमक डाल दिया, एक ने कम नमक डाल दिया। कुछ वैसा ही है, जिसने ज्यादा डाला वो घोल ज्यादा नमकीन लगेगा। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। अब देखो इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला गया, इसमें 2 चम्मच डाला गया, लेकिन जो पूरे विलयन का रंग है वो एक समान है। यहां भी भले ही नीला रंग थोड़ा ज्यादा डार्क है, लेकिन पूरे विलयन का जो रंग है वो एक समान है। ऐसा नहीं है ना कि कहीं पर जो रंग है वो ज्यादा है, नीला रंग ज्यादा है, कहीं पर कम है, इसमें कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। ये भले ही हल्के नीले रंग का है, लेकिन पूरे विलयन का रंग एक जैसा है। ये भले ही थोड़े गहरे रंग का है, लेकिन
पूरे विलयन का रंग जो है वो एक जैसा है, एक समान है, राइट, एक समान है। जैसे नमक पानी का घोल अगर आप बना करके लाते हैं तो पूरे नमक पानी का जो घोल है उसका जो खारापन है वो एक समान होता है ना पूरे विलयन का। ऐसा तो नहीं होता है कि कहीं पर ज्यादा नमकीन आपको वो घोल लगता है, कहीं पर कम घोल लगता है, कहीं पर कम नमकीन लगता है वो घोल, ऐसा तो नहीं होता है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है कि अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इसका मतलब यही हुआ कि पूरे विलयन का जो रंग है वो एक समान है। अगर पूरे विलयन का रंग एक समान है इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के जो कण है पूरे विलयन में एक समान है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, ये बात नहीं है। पूरे विलयन में कॉपर सल्फेट के जो कण है वो एक समान है। इस वाले में भी पूरे विलयन में कॉपर सल्फेट के जो कण है वो एक समान है, लेकिन कण इनमें ज्यादा है लेकिन है एक समान, पूरे विलयन में एक समान है, इसीलिए पूरे विलयन में जो रंग है वो एक जैसा है। इस प्रकार के मिश्रण को जिसमें जो घटक के कण होते हैं पूरे के पूरे मिश्रण में एक समान होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। तो जो आप नमक पानी का घोल बनाते हैं, चीनी पानी का घोल बनाते हैं जिसमें कि खारापन या फिर मिठास एक समान होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण है वो अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि नमक और पानी दो अलग अलग शुद्ध पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। और इसी को आप विलयन भी बोल सकते हो। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन बोलते हैं। समझे आप? वास्तविक विलयन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण, जल में नमक, जल में चीनी, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण के उदाहरण है, जिसे आप विलयन भी बोल सकते हो। समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं और ये वास्तविक विलयन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंग की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, इसके पास भी कॉपर सल्फेट का घोल है, इसके पास भी कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता अलग अलग है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण अलग अलग संगठन, पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। जैसे मैंने जल के बारे में कहा कि भैया आपको जब भी जल बनाना होगा तो यह जरूरी है कि आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए होगा, तभी जल बनेगा। लेकिन कॉपर सल्फेट का घोल अगर आपको बनाना है तो आप चाहो तो 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण ले लो, चाहे आप 2 चम्मच ले लो, तो भी घोल बन जाएगा। तो मिश्रण के जो संगठन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आप लेकर के आएंगे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो उसमें 1 चम्मच हो सकता है कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, कोई दूसरा लेकर के आएगा तो हो सकता है उसने 2 चम्मच डाला हो, 3 चम्मच डाला हो, सब कहलाएगा कॉपर सल्फेट का ही विलयन। सब समांगी मिश्रण ही है, एक ही प्रकार का वो विलयन है, लेकिन जो संगठन है वो अलग अलग है। यौगिक के केस में ऐसा नहीं हो सकता और ना ही तत्व के केस में ऐसा हो सकता है। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। यहां आ जाइए इस वाले में। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से अलग है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। स और द है, ये स राइट और ये द, जो 100 समूह है इसको ये मिला, 10 समूह को ये मिला। ये कॉपर सल्फेट का पाउडर है, ये साधारण नमक है। कॉपर सल्फेट का पाउडर है, साधारण नमक है। मैंने मात्रा यहाँ पर एक समान दिखाया हुआ है लेकिन अलग अलग मात्रा है। सोचो इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे। कॉपर सल्फेट है ये CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, ये है सोडियम क्लोराइड। भाई ये भी अपने आप में एक यौगिक है, ये भी अपने आप में यौगिक है, 2 यौगिकों का मिश्रण हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर नमक ज्यादा होगा, कहीं पर ये कॉपर सल्फेट ज्यादा होगा। इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कहीं पर नमक ज्यादा होगा, कहीं पर ये कॉपर सल्फेट ज्यादा होगा। मान लो कि आपने मिक्स कर दिया और आपने हाथ में ऐसे उठाया तो आप देखेंगे तो कहीं पर नमक ज्यादा मिलेगा, कहीं पर कॉपर सल्फेट ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे मिश्रण में कॉपर सल्फेट और इस सोडियम क्लोराइड का जो संगठन है वो एक समान होगा। पूरे मिश्रण में कंपोजिशन जो है एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर ज्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आपने पढ़ा था ना
मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर, जल एवं तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण है। जल और तेल ये दोनों अच्छे से मिक्स होते नहीं है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। आपने नमक ले लिया और सल्फर ले लिया, नमक और सल्फर को आप मिक्स कर दो तो कहीं पर नमक ज्यादा मिलेगा, कहीं पर सल्फर ज्यादा मिलेगा, विषमांगी मिश्रण है। आपने सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ले लिया और लोहे की छीलन को ले लिया, दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो कहीं पर आप नमक ज्यादा देखेंगे, कहीं पर आप लोहे की छीलन ज्यादा देखेंगे। आपने बालू ले लिया, रेत ले लिया और आपने ले लिया ये नमक, दोनों को आप मिक्स कर दो। आप एक क्या करो, डब्बा ले लो, उसमें क्या करो कि 100 ग्राम नमक डाल दो, 100 ग्राम रेत डाल दो और दोनों को मिक्स कर दो, अच्छे से हिला दो, मिक्सचर बना दो, पूरा अच्छे से मिश्रण बना दो। फिर भी आप देखेंगे तो कहीं पर नमक ज्यादा मिलेगा, कहीं पर रेत ज्यादा मिलेगा, वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। राइट। एक्टिविटी 2.2 हम लोग देखते हैं। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिए गए हैं। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे, यानी दोनों को कॉपर सल्फेट ही दिया गया है, अ और ब को। तो मान लो ये अ को दिया गया है और ये ब को दिया गया है, इसे दिया गया कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं CuSO4.5H2O होता है, लेकिन मैं उसको भी साइड करता हूं, है ना। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, मैं उसे छोड़ देता हूं, केवल मैं यहां लिखता हूं क्रिस्टल से दिए गए हैं। और इसे क्या दिया गया, कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया गया 1 चम्मच। समूह 100 को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे दे। आपका जो दिल करे वो दे दो, इसको, इस भाई साहब को जो दिल करे वो दे दो, यानी इस वाले ग्रुप को आप चाहो तो चौक का चूर्ण दे दो या फिर क्या दे दो, आप गेहूं का आटा दे दो। तो हमने यहां पर चौक पाउडर ले लिया है, राइट। और समूह द को, इसको हम लोग दूध दे देते हैं, या फिर क्या करेंगे, स्याही के कुछ बूंद दे देंगे। तो हमने यहां पर मिल्क ले लिया है ना, यहां पर हम लोगों ने मिल्क ले लिया है। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा। अ, ब, स, द सबको कुछ ना कुछ दिया गया है ना। इसे मिल गया कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, इसे मिल गया कॉपर सल्फेट का पाउडर, इसे मिल गया चौक पाउडर और इसे मिल गया मिल्क। सबको क्या करना है, जल में मिलाना है। कुछ जल ले लेंगे, उसमें सबको मिलाएंगे, इस क्रिस्टल को मिलाएंगे, इस पाउडर को मिलाएंगे, इस चौक पाउडर को मिलाएंगे, इस मिल्क को मिलाएंगे जल में। कांच की छड़ की मदद से हम लोग सबको मिलाएंगे, राइट। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बताओ क्या कण जो है जल में दिखाई देते हैं? तो बताओ क्या इसमें कण दिखाई पड़ेंगे? इस प्रश्न का उत्तर, क्या इसमें कण दिखाई पड़ेंगे? ये तो पूरा का पूरा घुल जाएगा ना अच्छे से, जैसे नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है। क्या इसमें कण दिखाई पड़ेंगे? नहीं, इसमें कण दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसमें भी कण दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्या चौक पाउडर या फिर मान लो आपने आटा लिया होता, जल में मिलाते, तो क्या आटे के कण या फिर चौक पाउडर के कण क्या आपको दिखाई पड़ेंगे? तो बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, मिल्क को जो आप देखते हैं तो क्या इनके कण आपको दिखाई पड़ते हैं? मिल्क, दूध को अगर आप ऐसे ट्रांसपेरेंट बीकर में डाल दो, आप देखो तो क्या उनके कण आपको दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ेंगे भाई। दूध और पानी का मिश्रण होता है, तो इसमें जो है आपको कण दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसमें आपको कण दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो 3 में दिखाई नहीं पड़ा और 1 में दिखाई पड़ा है ना। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने यहां पर दिया है, ये क्रॉस और सही का चिन्ह लगा करके। अपने माइंड में रखिएगा कि किस में दिखाई पड़े हैं, किस में दिखाई नहीं पड़े हैं। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें, इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? क्या करना है आपको, यहां से टॉर्च की लाइट यहां से गुजारनी है, यहां से गुजारनी है, यहां से गुजारनी है, यहां से गुजारनी है। और आपको देखना है कि जब लाइट यहां से गुजरती है तो क्या हमें उसका पाथ दिखाई पड़ता है। ये चीज आपको चेक करना है। आप देखेंगे इस वाले से पाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, इस वाले में लाइट का पाथ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक। इस वाले में पाथ दिखाई पड़ेगा और इस वाले में पाथ दिखाई पड़ेगा।
भाई टॉर्च हम लोग जलाएंगे तो इस वाले में पाथ हमें दिखाई पड़ेगा, इस वाले में पाथ हमें दिखाई पड़ेगा, इस वाले में पाथ नहीं दिखाई पड़ेगा। समझे आप? तो अ और ब में दिखाई लाइट की पाथ जो है वो नहीं पड़ती है और इन दोनों में दिखाई पड़ती है। कुछ इस प्रकार से। तो जो आपने जल लिया था और जो आपने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल और चूर्ण लिया था, है ना, तो अ और ब समूह को जो दिया गया था उसमें ये पाथ नहीं दिखेगा। यहां मान लो कि जल और आटा या फिर चॉक पाउडर इसमें दिखाई पड़ेगा। इस वाले में आ जाओ, जल और क्या था, मिल्क, इसमें भी दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के जो कण होते हैं उससे प्रकाश टकरा करके अलग अलग दिशा में फैल जाता है। इसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। और इस प्रकाश के प्रकीर्णन से होता यह है कि प्रकाश का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो हमें दिखाई देने लगता है। जैसे इस वाले केस में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इस वाले केस में दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रभाव की खोज की थी। टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव हम बोलेंगे इस वाले में दिखाई पड़ रहा है, इस वाले में दिखाई पड़ रहा है, इस वाले में दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। इसमें भाई लाइट का जो रास्ता है दिख रहा है ना, लाइट का रास्ता दिख रहा है ना। ठीक, तो ये कौन सा समूह था? चॉक पाउडर वाला स था और ये दूध वाला द। तो ये समूह स को मिला था और ये समूह द को मिला था। आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन किसके पास है? अ के पास है और ब के पास है। कॉपर सल्फेट का विलयन, या फिर अपने दिमाग में आप नमक पानी का घोल याद रख सकते हो, या फिर आप अपने दिमाग में चीनी पानी का घोल याद रख सकते हो। सब के सब क्या है? समांगी मिश्रण है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में भी आपने कॉपर सल्फेट का विलयन देखा नहीं होगा, कभी आपने यूज नहीं किया होगा। नमक पानी का विलयन तो आप जानते हो, चीनी पानी का विलयन आप जानते हो, शरबत बना के पीते हो, है ना। तो आप कॉपर सल्फेट का विलयन है, आप नमक पानी का घोल अपने दिमाग में रखो तो भी चलेगा। तो जब आप नमक पानी का घोल बना लेते हो, आपने घोल बना लिया और उस घोल को आपने शांत रख दिया कहीं पर, ऐसे आराम से रख दिया बिना डिस्टर्ब किए, तो क्या ऐसा होता है कि नमक के कण जो होते हैं वो नीचे आकर के ऐसे तल में बैठ जाते हैं? क्या ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो अ और ब में मिश्रण के कण नीचे नहीं बैठते हैं। अगर मिश्रण के कण नीचे आकर के नहीं बैठते हैं तो हम बोलेंगे जो मिश्रण है वो स्थिर है, स्टेबल है। अच्छा, अगर आप चॉक पाउडर और जल का मिश्रण देखें, आपने मिला दिया, फिर आप इसे शांत छोड़ देते हैं, आप आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या ऐसा होगा? चॉक पाउडर के जो कण होंगे वो कुछ समय के बाद नीचे आकर के बैठ जाएंगे तल में? बिल्कुल ऐसा होगा। आप इसके स्थान पर जल और रेत का मिश्रण भी सोच सकते हैं। जल और रेत का मिश्रण है, दोनों को मिला दिया और आपने क्या कर दिया? उसे छोड़ दिया शांत कुछ समय के लिए, तो आप देखेंगे रेत के जो कण होंगे वो नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि ये अस्थिर है। क्या बोलेंगे? अस्थिर है, यानी कि अनस्टेबल है। राइट, अनस्टेबल है। अब बात करते हैं दूध और पानी का जो मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण है, आपने दूध में पानी मिला दिया और फिर आपने उसे छोड़ दिया शांत कुछ समय के लिए, तो क्या ऐसा होगा कि दूध के जो कण होंगे वो आकर के नीचे बैठ जाएंगे? प्रोटीन है, वसा है ना, प्रोटीन है, वसा है और भी जो भी पदार्थ है इसके अंदर, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो सारे के सारे नीचे आकर के बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या है? मिश्रण है, स्थिर है, यानी कि स्टेबल है। तो ये मिला था किसको? स को, और ये मिला था द को। ये सब ध्यान में रखना है आपको, सब आगे बार बार आएगा ये नाम, स, द, ब, ये सब। आगे देखते हैं, ये सब उसी एक्टिविटी का पार्ट है। मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? अब आपको क्या करना है कि इसे छानना है, जैसे कि नमक पानी का घोल उसे छानना है, चीनी पानी का घोल उसे छानना है, इसे छानना है, इसे छानना है। तो जब आप नमक पानी के घोल को छानेंगे, जब आप चीनी पानी के घोल को छानेंगे, या फिर कॉपर सल्फेट और जल के विलयन को छानेंगे, तो क्या
इस छानक पत्र में, ये छानक पत्र है, मान लो यहां से आपने नमक पानी का घोल डाला, तो इस छानक पत्र में क्या कुछ बचेगा? नमक पानी का घोल था, आपने छन्नी लिया और छान दिया, जैसे चाय छानती कुछ उस प्रकार से, तो क्या छन्नी में कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा, छन्नी में तो कुछ नहीं आने वाला है। और ब के पास जो विलयन है उस केस में छानक पत्र पर कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, चॉक पाउडर और जल का मिश्रण है, अब हम इसे इसमें डालेंगे तो क्या छानक पत्र में कुछ आएगा? चॉक पाउडर आ सकता है, ठीक। तो ये किसको मिला था? 100 को मिला था। अच्छा, दूध पानी का मिश्रण है, यहां पर दूध पानी का जो मिश्रण इसको डालेंगे तो क्या इस छानक पत्र में कुछ आएगा? कुछ वसा, प्रोटीन वगैरह ये सब कुछ इसमें रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। ये द को मिला था। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। एक क्या है? विलयन है। विलयन समांगी मिश्रण, याद है आपको? ये विलयन है, यानी अ और ब ने जो मिश्रण बनाया वो अपने आप में क्या है? समांगी मिश्रण है, इसे विलयन भी कहते हैं। समूह स यानी जिसको मिला था चॉक पाउडर और जल का जो मिश्रण है वो क्या है? अपने आप में निलंबन है। और समूह द एक कोलाइड विलयन पाता है। सब के सब क्या है? मिश्रण है, सब के सब मिश्रण है। तो मिश्रण इस प्रकार से हो गए 3 प्रकार के, विलयन, निलंबन, कोलाइड। मिश्रण कितने प्रकार के हो गए? विलयन, निलंबन, कोलाइड, ठीक। जब भी विलयन के ऊपर सवाल पूछे, आपके दिमाग में जल और नमक का घोल आना चाहिए, या फिर कॉपर सल्फेट और जल का घोल ले सकते हो, या फिर चीनी और पानी का घोल ले सकते हो। जब भी निलंबन आपके सामने आए तो आप चॉक पाउडर जल का मिश्रण याद कर सकते हो, और आटा और जल का मिश्रण याद कर सकते हो, या फिर सबसे आसान क्या है भाई कि रेत और जल का मिश्रण आप याद कर लेंगे। जब भी कोलाइड के ऊपर प्रश्न आए तो उत्तर देने के लिए आप मिल्क को याद कर लेंगे। सारे प्रश्न का उत्तर आप बड़े ही आराम से दे देंगे। विलयन बोले तुरंत आपके दिमाग में जल और नमक का घोल याद आना चाहिए। निलंबन बोले तुरंत आपके दिमाग में रेत और जल का मिश्रण याद आना चाहिए। कोलाइड बोले तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में मिल्क आना चाहिए, राइट। अब यहीं पर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई बताओ, क्या निलंबन के कण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अच्छा, रेत और जल का मिश्रण होता है तो उसमें रेत के कण हमें दिखाई पड़ते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, इनके कणों को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। मैं आपसे बोलूं क्या कोलाइड के कण हमें नग्न आंखों से दिखाई पड़ेंगे? आप तुरंत मिल्क को याद करेंगे। फिर आप सोचेंगे क्या मिल्क के कण हमें दिखाई पड़ते हैं? मिल्क में जो भी कण होते हैं दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं दिखते हैं। विलयन के बारे में पूछूं तो आप बोलेंगे, याद करेंगे भाई नमक और पानी का घोल है, क्या उसमें नमक के कण हमें दिखाई पड़ते हैं? घोलने के बाद नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, विलयन के कण को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या हम निलंबन को छान करके घटकों को अलग कर सकते हैं? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए रेत और जल का मिश्रण। आप बोल सकते हैं कि छान करके रेत को हम अलग कर देंगे पानी से, तो बिल्कुल छान सकते हैं हम लोग। इस वाले केस में, कोलाइड के केस में नहीं छान सकते हैं। आप मिल्क को याद कर लेंगे, मिल्क को छानक पत्र से पास करवाएंगे, कुछ आपको छानक पत्र में मिलेगा नहीं, तो आप बोलेंगे कि भाई नहीं, हम यहाँ पर छान करके जो है घटकों को अलग नहीं कर सकते, और ना ही इस वाले केस में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है विलयन, निलंबन, कोलाइड के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस वाले मिश्रण को आप क्या करेंगे? याद करेंगे और प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब आपसे किताब में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो आप बोलेंगे कि पदार्थ हर वो चीज जिसके पास अपना द्रव्यमान है, आयतन है, उसे पदार्थ कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, पिछले वाले चैप्टर में जो आपने पदार्थ पढ़ा था वो था मैटर। वो क्या था? मैटर। यहां जो पदार्थ है इसका मतलब है इंग्लिश में सब्सटेंस। देखो, इंग्लिश में सब्सटेंस और मैटर ये दोनों अलग अलग है, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए शब्द पदार्थ ही यूज किए जाते हैं। तो हर सब्सटेंस अपने आप में मैटर है, लेकिन हर मैटर अपने आप में सब्सटेंस नहीं है। मैटर एक बड़ा टर्म है और उसका हिस्सा है ये सब्सटेंस। हर मैटर अपने आप में सब्सटेंस नहीं है, लेकिन हर सब्सटेंस अपने आप में मैटर है। हर सब्सटेंस जो है अपने आप में मैटर है, लेकिन हर मैटर सब्सटेंस नहीं है। समझे आप? किसे सब्सटेंस कहेंगे? उस मैटर को सब्सटेंस कहेंगे जिनमें जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी जिनका संगठन और जिनके गुणधर्म दोनों निश्चित होते हैं। जिनका संगठन और गुणधर्म दोनों निश्चित होते हैं, जिनका संगठन और गुणधर्म दोनों निश्चित होते हैं, उस मैटर को हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं।
तत्व और यौगिक, भाई इनका जो संगठन होता है और इनके जो गुणधर्म होते हैं, चाहे आप किसी भी स्रोत से इनको ले आओ, वो निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो उसे हम लोग सबस्टांस बोलेंगे। यानी सबस्टांस में आपके आते हैं तत्व और आते हैं यौगिक। जो भी आपने शुद्ध पदार्थ जाना, तत्व और यौगिक, यही दोनों सबस्टांस कहे जाते हैं। मिश्रण को हम लोग सबस्टांस नहीं बोलेंगे। मिश्रण मैटर तो है लेकिन सबस्टांस नहीं है। अगर हम मैटर की बात करें तो जो तत्व है, जो यौगिक है और जो मिश्रण है, ये सारे के सारे क्या है? मैटर है। लेकिन सबस्टांस इसमें केवल तत्व और यौगिक है, मिश्रण नहीं है। समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। बिल्कुल आप बता सकते हैं भाई, ऐसा मिश्रण जिसमें जो घटक होते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से बटे होते हैं, वितरित होते हैं, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसमें जो उनके घटक होते हैं पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण के अंदर आपने याद रखा कि भाई इसे हम लोग विलयन कहते हैं। और विसमांगी मिश्रण आपके दो प्रकार के हो गए। एक तो आपने देखा निलंबन, जल और रेत का मिश्रण, और आपने देखा कोलाइड। कोलाइड को आप कोलाइडी विलयन भी बोल सकते हो। देखो, कोलाइड को हम लोग कोलाइडी विलयन भी लिखते हैं, है ना, कोलाइडी विलयन भी लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन नहीं है। ये वाला जो विलयन है ना, समांगी मिश्रण, ये वास्तविक विलयन है। ठीक है, वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है। समझे आप? वास्तविक विलयन है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन ये कोलाइडी विलयन ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलयन क्या है। जो अभी आपने देखा ना, ट्रू सॉल्यूशन, है ना, समांगी मिश्रण, तो आप विलयन बोल दो या फिर आप क्या बोल दो, समांगी मिश्रण बोल दो, बात एक ही है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का, ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का, या फिर सिंपली बोल दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होगा, और ये अपने आप में समांगी मिश्रण होगा। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। नींबू जल, जल में नींबू निचोड़ दिया, सोडा जल, ये सब क्या है? विलयन के उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जैसे कि मिश्र धातु और गैसीय विलयन जैसे कि वायु भी होते हैं। जब हम विलयन बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? जब भी हम विलयन बोलते हैं तो हमारे माइंड में आता है कुछ लिक्विड होगा, यानी द्रव होगा, और उसमें घुला होगा ठोस या फिर कोई दूसरा द्रव या फिर कोई गैस, है ना, ये सब घुले होंगे। तो जब भी हम विलयन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तरल विलयन आता है ना, तरल विलयन, द्रव विलयन आता है। सही बात है ना। अगर हम विलयन बोलते हैं, कहीं पर आप विलयन सुनते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है? विलयन, जिसमें क्या होगा? द्रव होगा, जल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठोस विलयन भी होता है, यानी जिसमें द्रव है ही नहीं, ठोस विलयन भी होता है, जैसे कि मिश्र धातु। मिश्र धातु अपने आप में समांगी मिश्रण होता है, धातु धातु का या फिर धातु अधातु का। गैसीय विलयन भी है, जैसे कि वायु। तो नींबू पानी का घोल, नींबू जल का मिश्रण, चीनी जल का मिश्रण, नींबू जल, सोडा जल, ये सब क्या है? ये सब ऐसे विलयन है जिसमें आपको द्रव देखने को मिलता है, जिसमें आपको द्रव देखने को मिलता है। मिश्र धातु में जो भी घटक है सबके सब ठोस है, और गैसीय विलयन में जो भी घटक है सबके सब गैस है। तो कभी आपको ये नहीं सोचना है कि विलयन का मतलब, तो कभी आपको ये नहीं सोचना है कि विलयन का मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा मिश्रण जिसमें क्या हो? द्रव हो। ऐसा नहीं है। विलयन में केवल ठोस भी आ सकते हैं, विलयन में केवल गैस भी आ सकते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। विलयन के जो कण होते हैं उनमें समांगिकता होती है, होमोजेनिटी होती है, यानी पूरे विलयन में जो कण होंगे वो समान रूप से वितरित होंगे। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, नींबू जल का स्वाद हमेशा एक समान ही रहेगा ना। आपने नींबू जल का जो है एक विलयन तैयार कर लिया, नींबू जल का जो भी स्वाद होगा वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम
इस प्रकार से आपको फील जो है नहीं आता है, चाहे हम चीनी पानी का घोल ले लें, चाहे नमक पानी का घोल ले लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जैसा स्वाद है, मतलब पूरे विलयन में कण एक समान है। मैंने अभी आपको समझाया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को लेकर के। मिश्र धातु के बारे में देख लो, इसे हम लोग अंग्रेजी में एलॉय बोलते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। देखो जो मिश्र धातु होते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी में जो है मिस्टेक नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ छूटा हुआ है। हम मिश्र धातु की जो अगर बात करते हैं तो मिश्र धातु यानी कि अलॉय, ये मिश्रण है धातु और अधातु। धातु 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 का मिश्रण हो सकता है और धातु और अधातु का मिश्रण भी हो सकता है। जैसे स्टील, स्टील में क्या होता है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। लोहा, कार्बन और भी कुछ धातु हो सकते हैं। तो लोहा अपने आप में धातु है और कार्बन अधातु है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये धातुओं के समांगी मिश्रण है जिन्हें भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया खुद ही कि जो मिश्रण होते हैं उनके घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। यौगिक और तत्व के जो घटक होते हैं, खास करके यौगिक तत्व को तो हम लोग रासायनिक प्रकृति के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हैं, वो तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं ना, उनमें क्या ही अलग करना। यौगिक की बात हम खास करके करते हैं, तो यौगिक के जो घटक होते हैं उन्हें हम लोग भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे जल के बारे में मैंने आपसे कहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको चाहिए जल से, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया करानी पड़ती है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। भौतिक क्रिया के द्वारा आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन मिश्रण के बारे में मैंने आपसे कहा, भाई नमक पानी का घोल है, नमक पानी को अलग कर दो आप केवल उबाल करके, वाष्पीकरण करवा करके खास करके। अब ये जो मिश्र धातु है, अगर अपने आप में ये समांगी मिश्रण है यानी कि मिश्रण है, तो होना क्या चाहिए था, हम इनके घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते थे, लेकिन नहीं होता है मिश्रण के केस, मिश्र धातु के केस में ऐसा नहीं होता है। हम इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा इनके अवयवों में अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। क्यों माना जाता है, इनके घटकों को हम लोग भौतिक क्रिया द्वारा तो अलग नहीं कर सकते, तो फिर क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। जैसे नमक पानी का आपने जो घोल बनाया था, नमकीन आपको लग रहा था, क्यों लग रहा था, क्योंकि नमक जो कि उस घोल का, उस मिश्रण का एक घटक है, वो नमकीन होता है। चीनी पानी का घोल बनाया, मीठा लग रहा था आपको, क्यों, क्योंकि चीनी जो होती है वो मीठी होती है। तो मिश्रण के केस में ये एक खासियत है कि मिश्रण अपने घटकों के गुण को दर्शाता है। मिश्रण अपने घटकों के गुण को दर्शाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो एक घटक है कॉपर सल्फेट वो नीला होता है, राइट। लेकिन जो यौगिक होते हैं वो अपने घटकों के गुण को नहीं दर्शाते हैं, उनके घटक अपने गुण को खो देते हैं। जैसे हाइड्रोजन दहनशील है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जल आग बुझाने का काम करता है। देखो, हाइड्रोजन दहनशील है, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है, लेकिन आग बुझाने का काम जो है जल करता है। तो इसमें ना तो हाइड्रोजन का गुण हुआ ना ही ऑक्सीजन का गुण हुआ, क्योंकि ये अपने आप में यौगिक है। तो यौगिक अपने घटकों के गुण को नहीं दर्शाता है, जबकि मिश्रण अपने घटकों के गुण को दर्शाता है। यौगिक को हम लोग किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, यौगिक के घटकों को हम लोग भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, मिश्रण के घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। तो अलॉय में ये जो गुण है कि भौतिक क्रिया द्वारा उनके घटकों को अलग कर सकते हैं, ये नहीं पाया जाता, लेकिन मिश्रण अपने घटकों के गुण को दर्शाता है, ये चीज अलॉय के अंदर देखा जाता है, राइट। क्योंकि अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं। आपने स्टील बना लिया लोहा और कार्बन का इस्तेमाल करके, तो उसमें लोहा का गुण है ना, है तो मिश्र धातु, है तो समांगी मिश्रण, है तो ठोस विलयन, लेकिन भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम कार्बन और लोहा को अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो स्टील है उसमें लोहा और कार्बन दोनों के गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो अलॉय है इसको एक मिश्रण माना गया है, समांगी मिश्रण माना गया है। उदाहरण के लिए पीतल अपने आप में क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक होता है लगभग 30% और कॉपर होता है लगभग 70%। तो पीतल के अंदर जिंक का भी गुण है और कॉपर का भी गुण है। इस प्रकार से जो है, इसीलिए जो है मिश्र धातु को समांगी मिश्रण माना गया है। भले ही हम इन्हें
भले ही इनके घटकों को, जैसे पीतल के अंदर जो जिंक है और जो कॉपर है, इन दोनों को हम लोग भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर भौतिक प्रक्रिया है क्या? अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक प्रक्रिया क्या है। अरे भौतिक प्रक्रिया का सीधा सा मतलब हो गया चुंबकीय पृथक्करण द्वारा घटकों को अलग करना, वाष्पीकरण है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, कई मेथड्स होते हैं मिश्रण के घटकों को अलग करने का जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, राइट, उसे हम लोग भौतिक क्रिया बोलते हैं। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। आपने पढ़ा विलयन, अब जब मैं बोलूं विलयन आप समझेंगे वास्तविक विलयन, और जब वास्तविक विलयन आप समझते हैं तो आप समझेंगे क्या? समांगी मिश्रण। तो जो विलयन है इसे आप बांट देते हो विलायक और विलय में, विलायक और विलय में आप इसको बांटते हैं। यानी किसी भी विलयन में दो प्रकार के घटक होते हैं, दो प्रकार के भाग होते हैं, जिसे विलायक कहा जाता है और विलय कहा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलयन कहते हैं। नमक पानी का जो घोल होता है उसमें नमक ज्यादा कि पानी ज्यादा? आप बोलेंगे पानी ज्यादा। तो विलयन में जो घटक ज्यादा है, जो दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, नमक पानी के घोल में पानी ज्यादा है जो नमक को अपने में घुला लेता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो इसमें जो घटक ज्यादा अमाउंट में है विलयन में, उसे हम लोग विलायक बोलेंगे, और जो घटक कम अमाउंट में है उसे हम लोग विलय बोलेंगे। जैसे जल विलायक होता है, और जो चीनी है या फिर जो नमक है, ये सब क्या है? विलय है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। विलयन में जो ज्यादा है वो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो विलय है। उदाहरण के लिए आइए देखते हैं, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तरल घोले में ठोस का उदाहरण है। इसमें जो तरल है वो विलायक है और उसमें घुला हुआ ठोस है। भाई जल जो है अपने आप में विलायक हो गया, चीनी अपने आप में विलय है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। ऐसा तो नहीं होता कि हम एक गिलास चीनी लेते हैं उसमें 2-4 चम्मच जल डालते हैं, एक गिलास चीनी लेते हैं 2-4 चम्मच उसमें चीनी नमक ये सब डालते हैं, राइट। तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो विलायक है, जो कम अमाउंट में है विलय है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन कहा जाता है, याद रखिएगा टिंचर आयोडीन अपने आप में समांगी मिश्रण है, विलयन है। किसका किसका? आयोडीन और एल्कोहल का। इसमें आयोडीन विलय है और जो एल्कोहल है वो विलायक है। और एल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल होता है। ये भी आप याद रखेंगे। जो टिंचर आयोडीन है वो एथेनॉल और आयोडीन का समांगी मिश्रण है, अर्थात विलयन है। एथेनॉल अपने आप में विलायक है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। आयोडीन कम मात्रा में होता है, तो ये विलय है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। एक इसका एग्जाम्पल है। ऐसे विलयन का एग्जाम्पल है जिसमें जो विलायक है वो जल है यानी कि द्रव है, और जो विलय है वो गैस है। तो जो आप ये सोडा जल पीते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी, थम्स अप, ये सब जो पीते हैं उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? जल होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो विलय के रूप में होती है। तो तरल विलयन में गैस के रूप में है ये सोडा जल, कोक। ये आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन तरल विलयन में गैस का उदाहरण है? तरल विलयन में गैस का उदाहरण है, ऐसा कौन सा विलयन है जिसमें विलायक तरल है और जो विलय है वो गैस है? तो इन सारे का एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। गैस का विलयन क्या है? वायु। वायु में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% है और 21% ऑक्सीजन है, और भी गैस होते हैं थोड़े बहुत मात्रा में। तो वायु गैस का विलयन है, यानी वायु अपने आप में समांगी मिश्रण है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है विलयन में उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। तो नाइट्रोजन जो है ज्यादा अमाउंट में है तो इसे विलायक कहा जाता है, और बाकी की जो भी गैस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। तो ऑक्सीजन हो गया या फिर आर्गन है, दूसरे प्रकार के जो भी आपके गैस है वो कहे जाएंगे विलय, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में है तो हम बोलेंगे कि यह है विलायक। तो गैस विलयन का उदाहरण आपको वायु ध्यान में रखना है। द्रव गैस विलयन का उदाहरण आपको ये याद रखना है, सोडा जल, कोक। और
ठोस ठोस का उदाहरण आप ठोस ठोस का विलयन आप मिश्र धातु बोलेंगे, और द्रव ठोस का जो विलयन है उसमें आप चीनी पानी, नमक पानी, ये सब याद रख सकते हो। द्रव द्रव का अगर बोला जाता है, ठीक, द्रव द्रव का अगर आपको बोला जाता है तो आप उसमें जल और नींबू रस का विलयन याद रख सकते हो। टिंचर आयोडीन आपको याद रखना है, इसमें जो आयोडीन है वो विलय है, और एल्कोहल, एल्कोहल में एथेनॉल जो है होता है, ये अपने आप में विलायक है। विलयन के गुण आपको क्या याद रखना है? नमक और जल का मिश्रण, घोल, नमक प्लस जल का घोल। विलयन एक समांगी मिश्रण है, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। नमक पानी का घोल जो होता है उसमें नमक के कण या फिर पानी के कण आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, यानी नमक के जो कण होते हैं 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो याद है आपको, जो समूह अ था और जो समूह ब था, कॉपर सल्फेट का विलयन उसने बनाया था, वहां से लाइट को गुजारा गया था, तो प्रकाश का मार्ग यानी कि टिंडल प्रभाव नहीं देखने को मिला था। अब देखो, नमक जल का जो घोल है, इसमें नमक के कण जो है भाई इतने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, और इतने छोटे होने के कारण वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं, यानी इतने छोटे हो जाते हैं कि प्रकाश जब गुजरता है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, यानी कि टिंडल प्रभाव जो है विलयन नहीं दिखाता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है, बात कर चुके हैं। नमक जल का विलयन है आपके पास, शांत छोड़ दो, चीनी जल का विलयन है, शांत छोड़ दो, कुछ समय के बाद भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नमक या चीनी के कण जो है नीचे आकर के बैठ जाए, तो हम बोलेंगे ऐसे विलयन को कि वो अस्थायी है, स्टेबल है। और हम छानने की विधि द्वारा घटकों को अलग नहीं कर सकते हैं। नमक पानी का घोल है, चीनी पानी का घोल है, कॉपर सल्फेट जल का घोल है, पोटेशियम परमैंगनेट जल का घोल है, तो उसमें हम लोग जो विलय पदार्थ के कण है उसे छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। तो विलयन के गुण अगर आपसे लिखने को कहा जाए तो आप बड़े ही आराम से लिख देंगे, नमक जल का जो विलयन है, चीनी जल का विलयन जो है, उसको अपने दिमाग में रखते हुए। अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन है। हमने क्या किया था कि भाई एक में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण को डाला था और दूसरे वाले में 2 चम्मच कॉपर सल्फेट के चूर्ण को डाला था, तो इसमें हमें ज्यादा गहरा नीला रंग मिला, इसमें हल्का गहरा नीला रंग मिला। हम लोग जानते हैं कि विलयन में अलग अलग मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन कहा जाएगा, लेकिन एक कॉपर सल्फेट का विलयन ऐसा होगा जिसमें कॉपर सल्फेट ज्यादा होगा, दूसरे में ऐसा भी हो सकता है कि कम हो, मिश्रण के केस में ऐसा हो सकता है, यौगिक के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। जो विलयन है उसमें विलय पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है, ज्यादा है, इस हिसाब से हम तनु और सांद्र विलयन की बात करते हैं, संतृप्त विलयन की बात करते हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। जब हम बोलेंगे ना तनु विलयन तो किसी न किसी से तुलना करके बोलेंगे, जब हम बोलेंगे ना सांद्र विलयन तो किसी न किसी से तुलना करके बोलेंगे। अभी देखो, इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का पाउडर है, इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर है। अब बताओ इसमें तनु कौन, सांद्र कौन? सांद्र है मतलब ज्यादा मिलेगा आपको विलय पदार्थ, और तनु है मतलब कम मिलेगा विलय पदार्थ। तो इसमें आप बोलेंगे भाई कि ये सांद्र है, इसमें विलय की मात्रा अधिक है, और इसे बोलेंगे कि आप तनु है। मान लीजिए कि हमने एक और बीकर लिया, इसमें ले लिया 50 ml पानी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना 3 चम्मच कॉपर सल्फेट विलयन डाल देंगे। अब बताओ आप, अब बोलेंगे आप कि इन तीनों में सबसे सांद्र ये है और इसके तुलना में ये तनु हो जाएगा। तो तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है,
एक विलयन किसी के लिए तनु है तो हो सकता है दूसरे के लिए सांद्र हो जाए। एक विलयन जो किसी के लिए सांद्र है तो वही विलयन हो सकता है दूसरे के लिए तनु हो जाए। तो तनु और सांद्र जो है तुलनात्मक शब्द है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ और अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है, इसकी बात की जा रही है। ये तनु है क्योंकि इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट विलयन कॉपर सल्फेट पाउडर डाला गया था, इसमें 2 चम्मच डाला गया था। आइए एक्टिविटी 2.3 देखते हैं। दो अलग अलग आपको क्या करना है, बीकर लेना है, उसमें 50 ml जल लेना है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। एक में हम लोग नमक लेंगे और दूसरे में चीनी लेंगे, या फिर आप क्या करो बेरियम क्लोराइड ले लो। तो हमने क्या कर दिया, मान लो कि ये हमने नमक ले लिया इस वाले में और इस वाले में चीनी ले लिया, अच्छे से मिला लिया। जब विलय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। आपको क्या करना है, इसमें 50 ml है ना जल, इस 50 ml में नमक आपको घोलते रहना है, इस 50 ml में चीनी आपको घोलते रहना है। तब तक घोलते रहना है दोनों में जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। आप बेरियम क्लोराइड भी ले सकते हो, उसके साथ भी वही कहानी है। हमने जल ले लिया, नमक घोल रहे हैं, घुल गया नमक, हमने और नमक डाला, फिर से घोला, भाई फिर से घुल गया, हमने और नमक डाला, फिर से घोला, फिर से घुल गया। सेम चीज चीनी के साथ है, जल लिया, चीनी डाला, घोल लिया, चीनी घुल गई, फिर से डाला चीनी, घुल गई, फिर से डाला, घुल गई। जब तक कि और नमक घुलना, जब तक कि और नमक ना घुले, जब तक कि और चीनी ना घुले, तब तक आपको घोलते रहना है। जब आपने देखा कि भाई अब बहुत हो गया है, अब नमक जो है नहीं घुल रहा है, अब चीनी जल में नहीं घुल रही है, तब आपको एक काम करना है, दोनों विलयन को गर्म करना है और 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा देना है। मान लीजिए कि आपने जब घुलना ये दोनों बंद हो गए, उस समय आपने थर्मामीटर डाल करके टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद आपने हीट करना चालू किया और देखा कि थर्मामीटर में 5 डिग्री सेल्सियस तक जब तक पारा जो है चढ़ ना जाए तब तक आपको गर्म करते रहना है। विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। जब आपने 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा दिया, उसके बाद वापस से आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे कि भाई नमक देखते हैं घोलकर अब घुलता है कि नहीं, चीनी देखते हैं घुलती है कि नहीं घुलती है भाई, राइट। तो जब आप नमक और चीनी को वापस से घोलना शुरू करेंगे ना 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के बाद, तो आप देखेंगे थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक जो है और भी इसमें घुल रहे हैं। यानी पहले ये दोनों नहीं घुल रहे थे, थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया तो अब ये वापस से कुछ घुलने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन को अगर हम गर्म करते हैं तो थोड़ा सा और विलय पदार्थ उसमें घुल सकता है। फिलहाल तो हमको यही समझ में आता है, राइट, कि अगर हम विलयन को गर्म करते हैं तो थोड़ा सा विलय पदार्थ और भी घुलने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड के जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? ऐसा नहीं होगा भाई। 50 ml में जितना नमक घुलेगा जरूरी थोड़ी है कि 50 ml में उतनी ही चीनी घुल जाए। हो सकता है चीनी ज्यादा घुले और ज्यादा घुलती भी है। जितना नमक आपको घुलेगा ना 50 ml पानी में, उससे कई गुना ज्यादा जो है चीनी घुल जाएगी 50 ml में। तो ये मात्राएं अलग अलग होती है। फिलहाल आपको यहां पर क्या समझ में आया कि हमने नमक चीनी को तब तक घोला जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया 5 डिग्री सेल्सियस, फिर से घोलना चालू किया तो फिर से दोनों घुलने लगे, कुछ ना कुछ घुल गए। फिलहाल आपको इस एक्टिविटी में यही तो समझ में आया। अब देखो, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। आप उतने ही खा सकते हैं। मान लीजिए आप मिठाई खाना पसंद करते हैं, है ना, आपको मिठाई खाना बहुत ही पसंद है, लेकिन आपकी भाई एक लिमिट होगी ना कि आप 50 पीस मिठाई की खा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जितना चाहे उतना आप ठूंसते चले जाएंगे, आपका मन ही नहीं भरेगा। 50 मिठाई खाने की मैक्सिमम आपके पास कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी आपके पास 50 मिठाई खाने की है। तो 50 मिठाई जब आप खा लेंगे तो आप तृप्त हो जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप तृप्त हो जाएंगे। यानी अब आप सैचुरेट हो चुके हैं, अब आप और मिठाई नहीं खा सकते हैं। मान लीजिए आप 10 मिनट चले गए, थोड़ा सा पेट आपका खाली हो गया, फिर आपके अंदर इच्छा आया कि यार 2 मिठाई और खा सकते हैं, है ना, तो 2 मिठाई आपने और खा लिया। यानी जब आप 10 मिनट गए तब आप वापस से क्या हो गए, असंतृप्त हो गए। पहले आप तृप्त हो गए, वापस से आप अतृप्त हो गए, फिर से आपने 2 मिठाई खा लिया। सेम चीज आपको यहां पर समझना है कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे मान लीजिए कि वो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। भाई 20 डिग्री सेल्सियस पे
कोई विलयन है उसमें विलय पदार्थ एक निश्चित मात्रा में ही घुल सकती है, यानी विलयन के पास एक क्षमता है इस ताप पर विलय पदार्थ को घुलाने की। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। मान लीजिए वो निश्चित ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इस ताप पर विलयन की भाई अपनी कुछ क्षमता होगी, उसी क्षमता के अनुसार अपने मुंह विलय पदार्थ को घुलाएगा। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर विलयन की जितनी क्षमता है विलय पदार्थ घुलाने की उतनी ही घुलाएगी, राइट। आपने यहां पर नमक घोला, चीनी घोला, घोलते गए, जब तक घुलना बंद नहीं हो गया तब तक आप घोलते गए। एक टाइम आएगा, मान लीजिए कि आप जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलना शुरू किए थे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर एक समय ऐसा आया जब और नमक और चीनी जो है इनमें नहीं घुल रहे थे, तो हम बोलेंगे कि अब जो विलयन है नमक पानी का, चीनी पानी का, वो संतृप्त है। अब आप और मिठाई नहीं खा सकते हैं, 50 आपने खा लिया है, आपकी खाने की क्षमता 50 थी, अब आप संतृप्त हो चुके हैं, सैचुरेट हो चुके हैं। तो जब और विलय पदार्थ नहीं घुले विलयन में, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं। लेकिन जब आपने ताप बढ़ाया, जब आप 10 मिनट गए, तब आपने देखा कि कुछ और नमक, कुछ और चीनी इसमें घुल गए, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि वापस से विलयन जो है असंतृप्त हो गया, वापस से आपने 2 मिठाई और खा लिया। तो इस वाले ताप पर जो विलयन संतृप्त था, इस वाले ताप पर वही विलयन असंतृप्त हो गया। तो ये जो सैचुरेशन है कि सैचुरेटेड विलयन है, वो वापस से अनसैचुरेटेड विलयन में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो कोई विलयन अगर सैचुरेटेड है तो एक निश्चित ताप पर ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी ताप पर होगा, एक निश्चित ताप पर ही होगा। यही चीज आपसे कहा गया है, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। आपकी घुलनशीलता ये थी कि आप 50 मिठाई खा सकते हैं, तो 50 मिठाई आपकी घुलनशीलता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कि 100 ग्राम जल में आप x ग्राम नमक जो है घोल लेते हैं, और ये 100 ग्राम विलयन, और इस x ग्राम नमक का जो विलयन है, ये 100 ग्राम और इस x ग्राम का जो विलयन है वो संतृप्त हो चुका है। तो हम बोलेंगे x ग्राम जो है घुलनशीलता है इस ताप पर, इस जल में, राइट। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाएगी। जब विलयन संतृप्त है उस समय विलय पदार्थ की जो मात्रा है उस ताप पर घुलनशीलता कहलाएगी। ताप बढ़ाओगे घुलनशीलता बढ़ जाएगी, राइट। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। भाई आप जब तक विलयन में नमक चीनी घुलना बंद ना हो गया था तब तक वो असंतृप्त था, जब घुलना बंद हो गया तब वो विलयन संतृप्त कहलाएगा। यही चीज आपसे कहा गया है, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है, विलयन अगर संतृप्त नहीं है तो वो असंतृप्त है, सीधी सी बात है। विलयन अगर संतृप्त नहीं है यानी विलयन में अभी और विलय पदार्थ घुलने की क्षमता है तो विलयन संतृप्त नहीं हो सकता है। आप 50 मिठाई खा सकते हैं लेकिन अभी आपने 45 ही खाया है, यानी 5 आप और खा सकते हैं ना, तो आप अभी असंतृप्त हैं। जब आप 5 खा लेंगे तो आप संतृप्त हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो तापमान दिखाया गया है और यहां पर दिखाया गया है कि 100 ग्राम जल में कितना नमक घुल सकता है। तो जैसे देखो हम कमरा का ताप ले लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक मैक्सिमम घुल सकता है। तो हम बोलेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हम 100 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक घोल लेते हैं तो पूरा विलयन संतृप्त हो जाता है। और इस ताप पर मैक्सिमम 36 ग्राम ही नमक घुल पाया ना, तो हम बोलेंगे 36 ग्राम घुलनशीलता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। हमने टेम्परेचर बढ़ा करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो देखा कि भाई इसमें 0.6 ग्राम जो है और नमक घुल जाता है, यानी इस ताप पर घुलनशीलता अब 36.6 है। हमने ताप को और बढ़ाया और 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो देखा कि इसमें और भी ज्यादा नमक घुल रहा है, यानी इस ताप पर घुलनशीलता 39.2 है। तो जैसे हम ताप बढ़ाते हैं घुलनशीलता बढ़ती जाती है। जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, एक विलयन एक ताप पर संतृप्त हो गया, थोड़ा ताप बढ़ाया वापस से असंतृप्त हो गया।
पोटेशियम नाइट्रेट देख लो, एक और हम लोगों ने विलय लिया पोटेशियम नाइट्रेट और इसको घोला 100 ग्राम जल में, तो 20 डिग्री ताप पर देखा तो 31.6 ग्राम मैक्सिमम पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाकर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो देखो अब और पोटेशियम नाइट्रेट जो है कुछ इसमें घुल गया है, यानी अब घुलनशीलता जो है 63.9 है इस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो घुलनशीलता या फिर संतृप्तता एक निश्चित ताप पर ही होता है, ताप चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो है बदल जाएगी। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, तो क्या होगा, आइए यहीं पर समझ लेते हैं। राइट, जैसे यहां पर देखो आप 60 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम जल में मैक्सिमम 109 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही घुल सकता है, यानी ये घुलनशीलता है। तो आपने 109 ग्राम घोल लिया, विलयन संतृप्त हो गया। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया 20 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो देखा कि भाई अब विलयन जो है असंतृप्त हो गया है और उसमें आपने देखा कि ये 109 है, अब 169 हो चुका है, यानी इसमें 60 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट और घुलने की क्षमता आ गई और इतना पोटेशियम नाइट्रेट जो है और घुल गया 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब मान लीजिए कि आप वापस से इसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, जब आप वापस से 60 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम जल की औकात कितनी है कि 109 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही घुला सकता है अपने में। तो क्या होगा, ये जो 60 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है ना, ये क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाएगा, क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा, समझे आप। यहां पर आप देख सकते हो, देखो यहां पर ये कुछ ऐसा हुआ कि ताप को बढ़ा बढ़ाकर ज्यादा नमक घोल लिया गया था, फिर ताप को कम कर दिया गया, ताप कम करेंगे तो घुलनशीलता कम हो जाएगी, घुलाने की क्षमता कम हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा नमक घोला गया था ताप बढ़ा करके वो ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यही चीज मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि 60 ग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पहले क्या करते हैं कि खूब घोलते हैं ताप बढ़ा करके, और फिर हम क्या करते हैं ताप कम कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा विलय पदार्थ घुला होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलीकरण बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसे नमक को शुद्ध करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां जो कहा गया है, यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा विलय पदार्थ घुला होता है वो बाहर आने लगेगा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। राइट, एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है ना। पदार्थों की विलयन क्षमता, घुलने की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे 50 ml पानी में जितना नमक घुलेगा जरूरी नहीं है कि उतनी ही चीनी घुलेगी, चीनी उससे ज्यादा भी घुल सकती है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में, अच्छा, विलायक की मात्रा में, वो मात्रा आप द्रव्यमान भी ले सकते हो और आयतन में भी ले सकते हो। ठीक, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टेक है, विलायक नहीं होगा, विलयन होगा। ठीक है, विलयन होगा यहाँ पे। ठीक है, विलयन होगा। तो विलयन की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन में, पूरे विलयन में हमें देखना है कि विलय पदार्थ की मात्रा कितनी है। राइट, पूरे विलयन में देखना है, ना कि विलायक में देखना है। हमें पूरे विलयन में देखना है कि विलय पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई, उसी को हम लोग सांद्रता बोलते हैं। सांद्रता को यूजुअली परसेंटेज में बताते हैं।
ठीक, तो हम कंपेयर करेंगे विलय पदार्थ की मात्रा पूरे विलयन के मात्रा से, ना कि विलायक के मात्रा से हम कंपेयर करेंगे। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। विलयन की सांद्रता बताने की कई सारी विधियां होती हैं। क्लास 11th में हम लोग सब विधियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 9th में आपको 3 विधियों के बारे में पढ़नी है, और यहाँ से न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, इसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, m/m परसेंटेज। देखो क्या है, मास बाई मास। याद रखना, हम लोग सांद्रता में विलय पदार्थ की मात्रा को कंपेयर करते हैं पूरे विलयन की मात्रा से। तो विलयन की मात्रा हमेशा आपको जो बट्टा होगा ना, बट्टा उसके नीचे आएगा। ठीक, तो देखो विलयन का द्रव्यमान नीचे विलयन है, विलयन का आयतन नीचे विलयन है, विलयन का आयतन नीचे विलयन है, राइट। अब देखो ऊपर में आएगा विलय की मात्रा और नीचे में विलयन की मात्रा। ऊपर में विलय की मात्रा, नीचे में विलयन की मात्रा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम विलय की मात्रा को कंपेयर कर रहे हैं विलयन की मात्रा से, ना कि विलायक की मात्रा से। इसीलिए यहां पर यह चीज गलत है, विलायक नहीं होगा, विलयन होगा। तो द्रव्यमान बट्टे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, मास बाय मास। ऊपर में द्रव्यमान, नीचे में द्रव्यमान, ऊपर में विलय पदार्थ का द्रव्यमान, नीचे में विलयन का द्रव्यमान। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, तो इसे हम लोग लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर में विलय का द्रव्यमान आएगा, नीचे में विलयन का आयतन आएगा, है ना। विलयन के आयतन बट्टे में आयतन प्रतिशत, राइट। ऊपर में वॉल्यूम विलय का और नीचे में वॉल्यूम विलयन का, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नीचे में विलयन की मात्रा और ऊपर में विलय की मात्रा। बहुत ही सिंपल है। अब आइए एक उदाहरण दिया गया है आपके इस किताब में, न्यूमेरिकल है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। आपको देखो मास दिया गया है, किसका, विलयन का। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, नहीं, ये मास दिया गया है विलायक का। और फिर से यहां पर देखो मास दिया गया, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है किसका, साधारण नमक का, जो कि विलय है। आपको विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है, तो मास दिया हुआ है, यानी आपको मास बाय मास परसेंटेज चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए आपको मास बाय मास परसेंटेज में। तो आपने क्या पढ़ा, ऊपर में लिखेंगे आप मात्रा विलय की, तो आप ऊपर में लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, और नीचे में लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो विलय का द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान आपको नहीं दिया गया है, आपको केवल विलायक का द्रव्यमान दिया गया है। तो विलयन बनता है विलय और विलायक से, तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम है और विलायक का द्रव्यमान 320 ग्राम है, राइट। और गुने में 100 कर देंगे, तो 40 बट्टे में हमारा हो जाएगा यहां पर 360 गुने में 100, राइट। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 4 से 9 बार में खत्म हो जाएगा, और 9 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये 11.1 आई थिंक आएगा, 11.1%। ठीक, यहां पर देख लो सोल्यूशन है 11.1%। तो ऐसे आपको कंसंट्रेशन जो है निकालना है, या तो मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगा, या फिर मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, ऊपर में विलय की मात्रा, नीचे में विलयन की मात्रा। और विलयन की मात्रा डायरेक्ट नहीं दी गई होती है, कभी कभी दी भी जा सकती है, कभी कभी नहीं दी जा सकती है, तो कुछ नहीं करना होता है, विलय और विलायक दोनों को ऐड कर देना होता है। हम लोगों ने समांगी मिश्रण, जिसे विलयन भी कहा जाता है, जिसे वास्तविक विलयन भी कहा जाता है, उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग निलंबन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। निलंबन जो कि अपने आप में विषमांगी मिश्रण है, चौक और जल का मिश्रण, आटा और जल का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण। तो मैंने आपसे कहा जैसे ही निलंबन बोले आप रेल नहीं रेत और जल के मिश्रण को याद करेंगे, है ना। या फिर ये चौक पाउडर
और जल का मिश्रण आप याद करेंगे। चौक पाउडर से बढ़िया है कि रेत और जल का मिश्रण आप याद करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। एक्टिविटी 2.2 में समूह 100 के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। राइट, तो चौक पाउडर और जल का मिश्रण, जल में यह चौक पाउडर जो है निलंबित रहता है, लटका रहता है, कुछ समय के लिए लटका रहता है, बाद में वो नीचे बैठ जाता है। ठीक, रेत जल को आप घोलते हैं, मिलाते हैं, तो रेत कुछ समय के लिए लटका होता है जल में, फिर धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाता है तल में। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है। विलय का मतलब सीधा सा समझेंगे क्या, जो कम अमाउंट में है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल रेत जल का मिश्रण है, रेत के कण को हम लोग आंखों से देख सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, ठीक, रेत और जल के मिश्रण को आपको याद रखना है, रेत और जल के मिश्रण को आपको याद रखना है। एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, रेत के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है। बिल्कुल सही है भाई, साइज में इनके कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं, इतने बड़े होते हैं कि जब प्रकाश गुजारते हैं इस मिश्रण से तो प्रकाश का मार्ग जो है दृष्टि गोचर हो जाता है। आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है, यानी ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट को दिखाते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रभाव की खोज की थी। पूछा जाए टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है तो आप क्या बोलेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, इस मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है क्योंकि रेत जल का मिश्रण है, जब मिलाते हैं तो रेत जो है जल में सस्पेंडेड रहता है, रेत के कण जो है जल में सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं, कुछ समय शांत छोड़ देते हैं, सारे रेत के कण जो है नीचे आकर के बैठ जाते हैं। ठीक, तो जो निलंबन है वो अस्थायी है, निलंबन अस्थायी है, जबकि विलयन अस्थायी था। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल, रेत के कण को हम लोग छान करके अलग कर सकते हैं, तो छानन विधि द्वारा हम लोग इनके घटकों को अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है, जब तक रेत के कण जल में सस्पेंडेड रहेंगे, ऊपर में लटके रहेंगे, तब तक प्रकाश का प्रकीर्णन तो होगा, लेकिन जब सारे रेत के कण नीचे जाकर बैठ जाएंगे तब प्रकाश का प्रकीर्णन रुक जाएगा। यानी आपसे अगर पूछा जाता है क्या निलंबन जो है टिंडल प्रभाव को दिखाता है, तो यस दिखाता है, लेकिन क्या हमेशा दिखाते ही रहता है? नहीं, कुछ समय के लिए दिखाता है, जब तक कि जो पार्टिकल्स होते हैं, विलय पदार्थ के जो कण होते हैं, जब तक वो सस्पेंडेड रहते हैं तब तक टिंडल प्रभाव दिखता है। जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद नहीं दिखता है टिंडल प्रभाव। अब बात करते हैं कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल विलयन मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, पहले 2 प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी, समांगी में विलयन, विषमांगी में निलंबन और कोलाइड। तो कोलाइड के बारे में मैंने आपसे कहा, जब भी कोलाइड के ऊपर प्रश्न पूछा जाए आपको अपने दिमाग में दूध को याद रखना है। ठीक, तो एक्टिविटी 2.2 में जो समूह द था उसके द्वारा प्राप्त किया गया था मिश्रण ये मिल्क और वाटर का, तो इसे हम लोग सिंपली कोलाइड बोल देते हैं या फिर कोलाइडल विलयन बोल देते हैं, या तो केवल कोलाइड बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, कोलाइडल विलयन बोलेंगे। अब यहां भी नाम में विलयन लगा हुआ है, लेकिन ये वास्तविक विलयन नहीं है, ये वास्तविक विलयन नहीं है। वास्तविक विलयन तो हम लोग नमक पानी के घोल वाले विलयन को बोलते हैं, समांगी मिश्रण को बोलते हैं, ये तो विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। तो आपको यहां पर खास करके ध्यान में रखना है, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, फिर भी ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। हमें ऐसा लगता है कि जो कोलाइड है जैसे कि मिल्क, ये समांगी मिश्रण है, बट ये है क्या, विषमांगी मिश्रण है। हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के देखते हैं तब जाकर के पता चलता है कि अरे ये तो विषमांगी मिश्रण है। अच्छा, इनके जो कण होंगे विलयन से बड़े होंगे साइज में, लेकिन निलंबन से छोटे होंगे। निलंबन रेत और जल का मिश्रण, रेत के कण तो हमें साफ साफ आंखों से दिखते हैं ना, नग्न आंखों से,
लेकिन इनके कण नहीं दिखते हैं। तो अगर हम कणों की साइज की बात करें तो सबसे छोटा विलियन के केस में, उससे बड़ा कोलाइड के केस में, और सबसे बड़ा निलंबन के केस में। तो कोलाइड के जो कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो विलियन और निलंबन के बीच में होता है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की प्रकीर्णन को आसानी से प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखो, कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि प्रकाश जब उससे टकराता है तो फैल जाता है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इतने बड़े तो जरूर होते हैं, तो हम बोलेंगे कि टिंडल प्रभाव को यह दिखाता है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। देखो, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और टिंडल प्रभाव का सीधा सा मतलब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और प्रकाश का रास्ता हमें दिखने लगता है तो उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, प्रकाश का मार्ग हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ये टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है। ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। यहाँ पर देखो, इस एरिया से देखो प्रकाश आ रहा है ना, यहां से प्रकाश आ रहा है, तो आपको प्रकाश का मार्ग थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है? टिंडल प्रभाव है। ये भी अपने आप में क्या है? टिंडल प्रभाव है, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ये चीज आपसे कहा है, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे धूल कण जो होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, क्योंकि कॉपर सल्फेट और जल का जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है, विलयन होता है, तो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। लेकिन दूध और पानी का जो मिश्रण होता है टिंडल प्रभाव को दिखाएगा, क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण अपने आप में कोलाइड है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। इसके बाद जो है यहाँ से कंटिन्यू किया गया है कि ये जो टिंडल प्रभाव हम लोग देखते हैं, ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कण होते हैं। आपको ये कण जो है दिखाई भी पड़ते हैं, हवा में, एयर में जो है इधर उधर भागते रहते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ये जो नजारा हमें देखने को मिलता है, ये भी देखो आप, तो प्रकाश का जो मार्ग है हमें दिखाई पड़ रहा है ना, प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहां पर टिंडल प्रभाव क्यों होता है? जल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। केवल जल के छोटे छोटे कण ही नहीं होंगे, वहां भी धूल कण होंगे। जल के छोटे छोटे कण हो गए, धूल कण हो गए। जब प्रकाश आकर के उससे टकराता है, प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैलता है, प्रकाश का मार्ग हमें दिखने लगता है, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो जो धूल कण होते हैं, जो जल के कण होते हैं, वो कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के गुणधर्म हम लोग मिल्क को याद कर लेंगे, ठीक। यह एक विषमांगी मिश्रण है, राइट। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। लोचा, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं। अगर आप दूध को शांत छोड़ देते हैं, दूध में पानी मिला दिया, आपने उसको शांत छोड़ दिया, तो क्या ऐसा होगा कि दूध में जो कण है या फिर उस कोलाइड में जो कण है वो नीचे आकर के बैठ जाए? जो कोलाइड कण है या फिर विलय के जो कण है जो कम अमाउंट में है, क्या उनके कण नीचे आकर के बैठ जाते हैं? ऐसा होता है कि आपने रात में दूध को रख दिया, सुबह देखा तो ऊपर में पानी है और नीचे में प्रोटीन, वसा, ये सब आपको दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये कण तल पर नहीं बैठते हैं, है ना। यहां पर क्या होना चाहिए? नहीं बैठते हैं, यहां पर भी मिस्टेक है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी किताब में मिस्टेक जो है नहीं हो सकता है। कण तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। भाई बैठ जाएंगे तब तो अस्थायी,
जैसे निलंबन के केस में देखा वो अस्थायी है, लेकिन विलयन और कोलाइड के केस में अस्थायी। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण पृथक नहीं किए जा सकते हैं। छान करके आप दूध के घटकों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो छानन विधि यहां भी नहीं चलेगा। नमक पानी का घोल यानी विलयन में भी नहीं चलेगा, निलंबन में चल सकता है लेकिन यहां भी नहीं चलेगा, कोलाइड में नहीं चलेगा। लेकिन एक विशेष विधि है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। दूध को मथते हुए आपने देखा होगा घर में मम्मी जो है घी बनाने के लिए मक्खन को जो है बाहर निकालती है, दूध को नहीं मक्खन को बाहर निकालती है, फिर उसे जो है ऐसे चरण करती है, तो उसी को हम लोग अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। पूरे मिक्सचर को जो है पूरे कोलाइड को जो है घुमाया जाता है तेजी के साथ। उससे क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो दूध से मलाई को बाहर निकाला जाता है, फिर इसको ऐसे घुमाया जाता है तेजी के साथ, और जो मक्खन होता है ऊपर आ जाता है और बाकी सारे भारी पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड वाला पार्ट वो नीचे बैठ जाता है। तो वही होता है अपकेंद्रण। आपने सुना होगा खून जांच जो होता है या फिर मान लीजिए खून जो है, खून से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, जो रक्त की कोशिकाएं होती है वो अलग की जाती है, इसी मेथड से की जाती है। पूरे ब्लड को जो है घुमाया जाता है जिससे प्लाज्मा अलग हो जाता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कोलाइड के कण को अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। याद करो विलयन किससे बन रहा था, अच्छे से ध्यान में रखिएगा ये चीज। विलयन जो कि समांगी मिश्रण है किससे बन रहा था, विलय और विलायक से। विलय कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में होता है। अगर हम कोलाइड की बात करें तो देखो, जैसे विलयन में विलय पदार्थ होता है कम मात्रा में, ऐसे ही कोलाइड के केस में परिक्षिप्त प्रावस्था शॉर्ट में इसे हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। तो कोलाइड में जो कम मात्रा में हो उसे हम लोग विलय नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक ना बोल करके परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, डीएम बोलते हैं। राइट। तो डीएम ज्यादा अमाउंट में और डीपी कम अमाउंट में। डीएम यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज विलय के जैसा कम मात्रा में, और डिस्पर्सिंग मीडियम डीएम विलायक के जैसे अधिक मात्रा में। विलय पदार्थ की तरह का घटक परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो डीएम में यह डीपी होगा सस्पेंडेड। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब देखो होता क्या है, जो ये कोलाइड है ना, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये कोलाइड अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये जो डीपी है और ये जो डीएम है, यानी ये जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है, इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है, उनके आधार पर कोलाइड जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो डीपी है ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये जो डीएम है ये भी ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब आप इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लो, पता चल जाएगा कि कोलाइड कितने प्रकार के होंगे। मान लीजिए डीपी ठोस है, डीएम ठोस है, ऐसा हो सकता है डीपी ठोस है, डीएम द्रव है, ऐसा हो सकता है डीपी ठोस है, डीएम गैस है। 3 प्रकार तो ऐसे बन गए आपके। ऐसा भी हो सकता है कि डीपी द्रव है और डीएम ठोस है, डीपी द्रव है, डीएम द्रव है और डीपी ठोस है और डीएम गैस है। ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि डीपी गैस हो और डीएम गैस हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक भी आपको ऐसा कोलाइड नहीं मिलेगा जिसमें डीपी और डीएम दोनों के दोनों गैस हो, यानी गैस का कोलाइड नहीं बनता है, गैस का कोलाइड नहीं बनता है। तो डीपी गैस
और डीएम द्रव हो सकता है। डीपी गैस, अच्छा ये ठोस था ना, ये तो ठोस था, सही है, ये नहीं होगा। डीपी गैस और डीएम गैस कोलाइड नहीं बनेगा, ये तो गैस है और ये ठोस था स्टार्टिंग में, तो डीपी गैस और डीएम ठोस ये बन सकता है। तो देखो ये 3 प्रकार, यहां से 3 प्रकार के कोलाइड बने, फिर से 3 प्रकार के कोलाइड बने और यहां से 2 प्रकार के कोलाइड बने, तो 3 और 3 6 और 6 और 2 8, 8 प्रकार के टोटल कोलाइड्स होते हैं। 8 प्रकार के टोटल कोलाइड्स होते हैं। कुछ नहीं करना होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यहां पर बोल सकते हो कि लगाया गया है, बस गैस गैस का कोलाइड नहीं होता है। अब ये 8 प्रकार के कोलाइड्स देखो ये सारे होते हैं, ये प्रकार का नाम है, ये प्रकार का नाम है एरोसोल। एरोसोल, जब भी एरोसोल आ जाए तो एरो 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 एयर, एरो एरो एयर, एयर मींस गैस, तो जब भी एरोसोल आ जाए तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है। एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल में एयर आएगा, एयर अपने आप में गैस है, तो जो डीएम है वो गैस है, यानी गैस जो है ज्यादा मात्रा में है। और मैंने आपसे कहा गैस गैस का कोलाइड नहीं बनता है, यानी एक एरोसोल में आपको जो डीपी है वो ठोस मिलेगा और एक में आपको द्रव मिलेगा, एक में ठोस मिलेगा और एक में द्रव मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो, जो कोहरा है, बादल है, कुहासा है, जो कोहरा बादल कुहासा है वो एरोसोल है और डीपी कौन है, द्रव है। लेकिन जो धुआं है, धुआं में डस्ट, धुआं में जो है कार्बन के अधजले कण भी होते हैं, है ना। धुआं है स्वचालित वाहन का निथार, जो एग्जॉस्ट होता है गाड़ियों से जो निथार बाहर आता है वो भी एरोसोल है। तो डीएम तो गैस ही है लेकिन डीपी इसमें ठोस है, समझे आप। तो 2 प्रकार के जो एरोसोल है, एक में आपको डीपी द्रव मिलेगा और एक में आपको डीपी ठोस मिलेगा, एक में द्रव मिलेगा एक में ठोस मिलेगा, और डीएम गैस है। तो याद रखिएगा ऐसे, गैस द्रव, पहले आप डीएम याद रखना तब जाकर के डीपी याद रखना। गैस द्रव एरोसोल का एग्जांपल है कोहरा बादल कुहासा। गैस ठोस का एरोसोल, गैस ठोस का जो एरोसोल है उसका एग्जांपल है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। हम फोम की बात करते हैं, यहां पर देखो फोम यहां भी है, फोम यहां भी है, फोम यहां भी है, फोम यहां भी है। तो फोम में आप देखेंगे कि जो डीपी है वो गैस है। अगर हम फोम की बात करते हैं, इसमें जो डीपी है आपको गैस मिलने वाली है, डीपी गैस मिलने वाली है। एरोसोल में तो डीएम गैस है, फोम में डीपी गैस मिलने वाली है। ठीक, यहां भी देखो गैस, चल जाओ भाई, नहीं चलेगी पेन, राइट। तो फोम यहां है, फोम यहां है, डीपी गैस, डीपी गैस, डीएम अलग अलग है, एक में द्रव है और दूसरे में ठोस है। तो द्रव और गैस वाला जो फोम है उसमें शेविंग क्रीम है, शेविंग क्रीम में जो द्रव होता है वो डीएम है, ज्यादा अमाउंट में होता है, और डीपी तो गैस होनी है। उसके बाद फोम, कौन सा फोम, ठोस और गैस वाला, डीपी तो गैस होनी है और जो डीएम है वो ठोस है। तो फोम हो गया रबर, स्पंज, प्यूमिस। स्पंज होता है, स्पंज में ज्यादा पार्ट क्या होता है, ठोस होता है और गैस थोड़ी बहुत होती है उसमें, ठीक है। रबर है, स्पंज है, प्यूमिस है, फोम है, ये सारे, राइट। देखो इमल्शन ना बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इमल्शन, इमल्शन का एग्जाम्पल है दूध, इमल्शन का एग्जाम्पल है दूध, फेस क्रीम। दूध और फेस क्रीम, इसमें डीपी डीएम दोनों लिक्विड, डीपी डीएम दोनों लिक्विड। तो द्रव द्रव का कोलाइड इमल्शन है, द्रव द्रव का कोलाइड इमल्शन है, और उदाहरण ये सारे हैं। उसके बाद है सोल, सोल और ठोस सोल। ठोस सोल में तो जो ज्यादा होगा वो ठोस होगा, यानी कि डीएम ठोस है, और सॉरी ठोस सोल में दोनों के दोनों ठोस है, इसलिए ठोस नाम पर है, दोनों के दोनों ठोस है। तो ठोस ठोस का जो कोलाइड होता है उसे हम लोग ठोस सोल बोलते हैं। रंगीन रत्न पत्थर दुधिया कांच है। उसके बाद सोल की अगर हम बात करते हैं, सिंपली सोल की बात करते हैं तो द्रव और ठोस है, द्रव में ठोस का ये कोलाइड है, ऐसे याद रखना है, द्रव में ठोस का कोलाइड है, यानी डीएम द्रव है और डीपी जो है ठोस है। इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़।
ठीक। फोम की बात हम लोग कर चुके हैं। जेल की बात करते हैं। जेल 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 में क्या होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठोस ज़्यादा होता है, ठोस ज़्यादा होता है, ठीक। और द्रव है इसमें डीएम, तो जेली है, पनीर है, मक्खन है, जेली है, पनीर है, मक्खन है। तो ऐसे जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2024 में रेलवे के अंदर पूछे गए हैं, ठीक। डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज। तो देखो यहाँ देखो तीनों के तीनों ठोस हैं, तीनों के तीनों ठोस हैं। तो ठोस गैस, ठोस 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 द्रव, ठोस गैस, ये तीनों द्रव हैं, राइट। तो द्रव ठोस, द्रव द्रव और द्रव गैस, ऐसे याद रख लो आप। नीचे से ऊपर याद कर लो, नीचे से ऊपर याद कर दो। उसके बाद गैस गैस, तो गैस ठोस, गैस द्रव, ठीक। और गैस गैस का कोलाइड होता नहीं है, गैस गैस का कोलाइड होता नहीं है। कितने प्रकार हो गए, 3, 3 6 और 2 8। तो आप नीचे से ऊपर याद कर दो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे याद कर दो, बस याद जो है आपको होनी चाहिए। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका आप आंसर देंगे। उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कई बार मैं आपको बता चुका हूं भाई, ऐसा मिश्रण जिसमें जो घटक होंगे वो समान रूप से बटे होंगे, समान रूप से वितरित होंगे मिश्रण में, उसे हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। अगर मान लीजिए समान नहीं है तो विषमांगी मिश्रण है ना। उदाहरण ले सकते हो, नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, कॉपर सल्फेट और जल का घोल विषमांगी में, रेत जल का मिश्रण है, दूध है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर ले सकते हो। विलयन, निलंबन और कोलाइड के एक दूसरे से किस, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। सारे गुणों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया है। विलयन समांगी मिश्रण है, ये दोनों विषमांगी मिश्रण है। विलयन के कण सबसे छोटे होते हैं साइज में, निलंबन के सबसे बड़े होते हैं, कोलाइड के इन दोनों के बीच में आते हैं। विलयन के कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं शांत छोड़ देने पर, तो ये अस्थायी होते हैं। कोलाइड के कण भी नीचे नहीं बैठते हैं शांत छोड़ देने पर, तो ये भी अस्थायी होते हैं। जबकि निलंबन के कण जो है नीचे बैठ जाते हैं शांत छोड़ देने पर, तो ये अस्थायी होते हैं। विलयन और कोलाइड के जो कण होते हैं इन्हें हम छान कर अलग नहीं कर सकते हैं छानक पत्र से। निलंबन के कण को हम लोग छान करके अलग कर सकते हैं। कोलाइड के घटकों को अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है, निलंबन और कोलाइड टिंडल प्रभाव को ये दोनों दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप दिखा सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से कैसे भिन्न है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो कंसंट्रेशन चाहिए। देखो यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि मास बाई मास परसेंटेज जो है आपको चाहिए। कंसंट्रेशन चाहिए आपको मास बाई मास परसेंटेज में। तो आपने पढ़ा कि यहां पर मैं बनाता हूं, ऊपर में विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में विलयन का द्रव्यमान, और गुने में 100। विलय का द्रव्यमान देखो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो 36 ग्राम ऊपर में लिखेंगे। नीचे में यहाँ पर देखो 100 ग्राम जल है, लेकिन नीचे में हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए, तो इसमें विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे। जल यहाँ पर विलायक है तो 36 + 100 हो जाएगा। तो 36/136 ये हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, जो आंसर आ जाए परसेंटेज में वही हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर तत्व, यौगिक और मिश्रण चैप्टर का पार्ट 1 हमारा समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप में से जो भी देखते हैं वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक आप जरूर कर दिया करें। आपके जो लाइक्स होते हैं मेरे लिए मोटिवेशन का काम जो है वो करते हैं, तो आप इसको लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।